हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। नाउ हम करेंगे हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार का वन शॉट। संप्रेक्षण का अर्थ, सबसे पहले संप्रेक्षण होता क्या? संप्रेक्षण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन के विचार, भावनाएं, जानकारी या संदेश किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक जो पर्सन है वो अपने विचार दूसरे पर्सन तक भेजता है। ठीक है, तो उसी को संप्रेक्षण बोलते हैं हिंदी में, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जानकारी या संदेश किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो उसको संप्रेक्षण बोलते हैं। जब हम किसी से बात, लिखाई, संकेत किसी माध्यम के द्वारा अपनी बात पहुंचाते तो वही संप्रेक्षण है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी नॉलेज हिंदी के बारे में आप सबको बता रही हूँ। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संप्रेक्षण। मोबाइल पर मैसेज भेजना, तो ये भी एक प्रोसेस होगी कम्युनिकेशन की। हाथ के इशारे से या फिर चेहरे के हाव भाव से कुछ बताना, तो वो भी हो गया। अब इसका महत्व, संप्रेक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम जानकारी साझा करें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास क्या भेज रहा है? अपने विचार, भावनाएं, जानकारी, संदेश। तो हम क्या करें? जानकारी साझा करें। बिना संप्रेक्षण के कोई भी जानकारी दूसरों तक नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर हम अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जाएंगे तो जानकारी कैसे जाएगी? तो नहीं पहुंचाई जा सकती। ठीक है, समझ बढ़ाने के लिए यह दूसरों के विचार, भावनाओं को समझने में मदद करता है। अब हमने ये विचार अपने यहाँ भेजे तो अब ये हमारे विचार को समझेगा, तो ये मदद करता है। संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए, अब दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगी, चाहे वो मैनेजर वगैरह की हो या फिर कुछ और हो। अच्छे रिश्ते, टीम वर्क और सहयोग, निर्णय लेने में सहायक होता है। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर हम बेटर कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा निर्णय बहुत अच्छा लिया जाता है। समस्या का समाधान मिल जाता है और विवाद निवारण, स्पष्ट और प्रभावी कम्युनिकेशन से गलतियाँ कम होती हैं। ये महत्व हो गया। संप्रेक्षण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5 मेन जो तत्व होते हैं कम्युनिकेशन के, संप्रेक्षण के। सबसे पहला तत्व जिसमें आता है सेंडर, प्रेषक। दूसरा आता है संदेश, मैसेज। तीसरा आता है माध्यम, चैनल, मीडियम। चौथा प्राप्तकर्ता। फिफ्थ है प्रतिक्रिया, एंड देन शोर और बाधा या फिर नॉइस। सेंडर जो संदेश भेजता है। सेंडर कौन होता है? सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स मैसेज, जो कि संदेश भेजता है, चाहे वो शिक्षक हो, मित्र हो, प्रबंधक, कोई भी हो। मैसेज जो कि चीज़ हमने लिखी है वो मैसेज हो गया। सेंडर ने क्या लिखा है? एक मैसेज। ठीक है, जो जानकारी या विचार जो भेजा जाता है सेंडर के द्वारा, तो वो होता है मैसेज। माध्यम और चैनल, तो मीडियम। अब ये जो मैसेज है ये हमें भेजना है, तो ये किस तरीके से भेजेंगे? फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू, तो ये क्या होता है? मीडियम, चैनल। ठीक है, रिसीवर जो संदेश, अब ये मैसेज हमने भेजा तो ये कौन लेगा? रिसीवर, प्राप्तकर्ता लेगा। ठीक है, रिसीवर जो कि संदेश प्राप्त करेगा एंड उसको समझेगा। उसके बाद ये रिसीवर उस मैसेज को समझने के बाद क्या देगा? हमें फीडबैक। उसके बाद वो हमें फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया, कि ये मैसेज पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब कैसा मैसेज है, जिसे पता चलता है कि उसको मैसेज समझ आया या फिर नहीं। फिर उसके बीच में आती है एक नॉइस, बाधा, जो संप्रेक्षण को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि हम मैसेज भेज रहे हैं तो अचानक से हमारे यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं तो मीडियम है, तो यहाँ पे नेटवर्क ख़राब हो गया तो ये मैसेज नहीं पहुँच पाएगा, तो ये एक नॉइस हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये फीडबैक है ना, इसको रिसीवर को मैसेज समझ नहीं आया अच्छे से, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ है संप्रेक्षण की प्रक्रिया, मतलब जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखने, ये भी 5 चरणों में है और ये भी 5 मुख्य तत्व होते हैं इसके भी। तो सबसे पहले फॉर्मेशन में क्या होता है? आइडिया को फॉर्म करो, विचार को उत्पन्न करो। सबसे पहले संप्रेक्षण करने से पहले अगर हमें कम्युनिकेट करना है किसी भी बात को, तो हम क्या करेंगे? पहले हमारे आइडिया को फॉर्मेट करेंगे, मतलब विचार उत्पन्न करेंगे। प्रेषक के अपने मन में विचार लाता है। प्रेषक कौन? जो कि मैसेज भेजता है, सेंडर, वो अपने मन में एक विचार लाता है, हाँ मुझे इसके बारे में बात करनी है। उसके बाद संदेश का निर्माण, वो संदेश बनाता है, मैसेज को तैयार करता है, जिसमें शब्द, संकेत और लिखित रूप में बदलना। उसके बाद संदेश का प्रेषण,
संदेश को माध्यम के द्वारा भेजता है। अब उसमें वो डिसाइड करता है कि किससे भेजेंगे हम, मेल से या फिर किसी और से इसमें चैनल और मीडियम वो डिसाइड कर। उसके बाद संदेश को समझना, डिकोड करना। जो रिसीवर है, रिसीवर को वो संदेश मिल गया, अब वो संदेश को डिकोड करेगा, प्राप्तकर्ता संदेश को समझेगा। उसके बाद वो अपनी फीडबैक, प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि उसको ये जो संदेश है समझ आया भी या फिर नहीं आया, तो ये रिसीवर बताएगा। तो देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स इस प्रोसेस के अंदर, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर, जिसको हम संप्रेषण बोलते हैं। इसकी प्रोसेस में 5 एलिमेंट है। सबसे पहले विचार बनाओ, फिर संदेश का निर्माण करो, फिर संदेश का प्रेषक मतलब कौन सा माध्यम से भेजना है, फिर उसके बाद संदेश को समझो, फिर प्रतिक्रिया दे दो। तो ये 5 हो गए। अब है इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। जानकारी देना, सबसे पहले इसका किसी विषय, घटना, प्रतिक्रिया की जानकारी साझा करना है। फिर प्रेरित करना, दूसरों को किसी कार्य के लिए उत्साहित करना मतलब मोटिवेट करना। फिर समझ बढ़ाना, किसी को किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे आपको हिंदी क्या के बारे में कुछ नहीं पता, तो आई एम मतलब कि मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो इसके ज्ञान और कौशल साझा करना। संबंध स्थापित करना, एक व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध मजबूत करना और समस्या सुलझाना। अगर किसी को लेट्स से मैथ में प्रॉब्लम है और उसका टीचर उसको फिर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगी, एक प्रोसेस होगी। इसमें क्या कर रहा है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, गलत फहमियों को दूर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्या क्या बाधाएं आती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। एक तो हमने पहले देखी थी जो कि थी नॉइस, वो बाधा थी। तो अब और क्या क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में वो देखना है। तो सबसे पहले भाषाई बाधा, मतलब हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो प्रेषक है, जो मैसेज भेजने वाला, और प्राप्तकर्ता जिसको मैसेज मिलेगा, उसकी भाषा, शब्दों को समझने में असमर्थ। उन दोनों की भाषा अलग हुई तो वो समझ नहीं आएगी। एक सब अंग्रेजी शब्द जो समझ नहीं पाते, किसी तकनीकी शब्द को सामान्य भाषा में नहीं समझना। सरल सुझाव क्या है कि सरल भाषा और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें। दूसरा, शाब्दिक और गैर शाब्दिक बाधाएं, मतलब शब्दों का गलत व्याख्या, जल्दी करो से किसी दबाव को महसूस हो सकता है। हमने उसमें लिख दिया कि हाँ ये काम आपको जल्दी करना है, तो उसको दबाव महसूस होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इशारे, हाव भाव और आवाज़ का गलत अर्थ, हमने इशारे से कुछ और बताया था लेकिन वो कुछ और समझ गया, तो इससे उसको गलत अर्थ निकाल के वो नेगेटिव ले गए थे। उसके बाद है श्रोता की बाधाएं, जो सुनने वाला है उसकी बाधाएं, जब जो मैसेज ले रहा है उसको ध्यान से नहीं सुनता और समझता। जैसे कि ये सेंडर है, ये मैसेज दे रहा है इसको, ठीक है, और ये इसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा। अगर ये बात को ध्यान से नहीं सुन रहा तो इसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गई। जैसे क्लास में मोबाइल देखना, शिक्षक की बात ना सुनना, तो ये प्रॉब्लम हो गई। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बाधाएं, ठीक है, व्यक्तिगत की भावना, जैसे मानसिक स्थिति, और जैसे कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो वो दूसरों की बात जल्दी से नहीं समझ पाएगा, तो ये बाधा है। गुस्से में कोई संदेश ठीक से नहीं समझता, किसी के प्रति पहले से ही नापसंदी। भौतिक और सांस्कृतिक बाधाएं, जैसे दूरी, आवाज़ का कम होना, खराब नेटवर्क। अगर इसने हमारे पास भेजा मैसेज और यहाँ पे बीच में नेटवर्क एरर था, तो हमारे पास वो मैसेज अच्छे से नहीं आया, तो वो मैसेज हमें समझ नहीं आएगा। उसके बाद है तकनीकी बाधाएं, टेक्निकल बैरियर्स, जब माध्यम या तकनीक काम न करे, संदेश नहीं पहुंच पाता, मोबाइल नेटवर्क, ईमेल सर्वर डाउन, मीटिंग का लिंक नहीं खुलना, तो ये सब हो गए। उसके बाद है इनका सॉल्यूशंस, ये जो बाधाएं आई तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर ये बाधाएं आ गई हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में तो इनका सॉल्यूशन, सबसे पहले भाषाई बाधा, भाषा को स्पष्ट और सरल रखो, मुश्किल शब्दों का यूज़ मत करो। दूसरा है शाब्दिक और गैर शाब्दिक बाधा, शब्द सही चुनो जो सबको समझ आए, हाव भाव टोन अच्छा रखो। और श्रोता की बाधा है ध्यान से सुनो और समझो। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक बाधा, गुस्सा को दूर रखो, एंग्री मत हो किसी भी टॉपिक पे। भौतिक और सांस्कृतिक, साफ जगह और अच्छा माध्यम सुनो, इंटरनेट जहाँ पे है वहाँ पे, नेटवर्क जहाँ पे है वहाँ पे मैसेज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। तकनीकी बाधा, सही उपकरण इस्तेमाल करो, बैकअप माध्यम तैयार रखो। तो ये कुछ जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के वो हैं।
फिर है संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ संदेश जानकारी का आदान प्रदान करना, यानी किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति तक विचार सूचना भाव पहुंचाना। उदाहरण जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, मोबाइल पर मैसेज भेजना। संचार क्या होता है। संचार भी संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया, लेकिन यह थोड़ा व्यापक और तकनीकी रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द है। संचार के माध्यम और तकनीकी शामिल है टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया। उसके बाद आता है संचार, संप्रेषण और संचार में संबंध। तो संप्रेषण संचार का हिस्सा है, संप्रेषण संचार का हिस्सा है। जब हम किसी को संदेश देते हैं वही संप्रेषण, और उसे भेजने का तरीका संचार है। जैसे ये एक इंसान है, इसने इसको मैसेज किया, तो ये क्या है, एक संप्रेषण। ये क्या है, संप्रेषण। अब इसने मैसेज भेजा मेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू, तो ये क्या है, मीडियम। तो ये क्या हुआ, संचार। किस माध्यम से मैसेज भेजा गया, ये संचार और ये संप्रेषण। सूचना या विचार का आदान प्रदान करना। संप्रेषण जो कि संदेश बनाता और भेजना है, जैसे, और संचार जो कि संदेश पहुंचाता है। उसके बाद है संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले मौखिक, शब्दों के माध्यम से संदेश भेजना। मौखिक क्या होता है, हमें बोल कर भेजना। एक सेकेंड। मौखिक में होता है कोई भी जो मैसेज है वो बोल कर भेजना, लिख कर नहीं भेजना। ठीक है, बोल कर। कैसे होता है, बोलकर या बातचीत करके भेजना, शिक्षक की क्लास में पढ़ाई, मित्रों से बातचीत। तो ये हो गया मौखिक संप्रेषण हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संप्रेषण में दूसरा, जो कि है लिखित संप्रेषण। लिख कर संदेश भेजना, जैसे पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस आदि के माध्यम से। और जैसे गैर मौखिक संप्रेषण तीसरा है, बिना शब्दों के संदेश भेजना, हाव भाव से। हमारे जो चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, जैसे हम ऐसे स्माइल कर रहे हैं तो ये क्या है, हैप्पी फेस, हम खुश हो रहे हैं, तो ये बता दिया ना, हाव भाव से, हमारी स्माइल से। और सर हिला दिया तो हाँ कह दिया हमने, तो ये बात है। औपचारिक और अनौपचारिक, नियम और पद के अनुसार ऑफिस नोटिस, अनौपचारिक अनौपचारिक बातचीत, ये सब। इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, जैसे फ़ोन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप मैसेज, जूम की मीटिंग से भेजना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ब्लॉग लेखन वह प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप इंटरनेट पर अपने विचार, जानकारी, अनुभव, सलाह लिखकर साझा कर सकते हैं। लेट्स सी, आपको जानकारी है किसके बारे में, वाटर क्राइसिस, जल संकट के बारे में आपको जानकारी है, तो आप इंटरनेट पे अपने विचार, जानकारी, अनुभव और सलाह सुझाव ये लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्लॉग लेखन ऑनलाइन डायरी होती है, लेख लिखना जिसे लोग पढ़ते हैं। फीचर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिखा जाता है, जैसे वर्डप्रेस, ब्लॉगर और मीडियम। सामग्री किसी विषय पर होती है, जैसे शिक्षा, खाना, यात्रा, स्वास्थ्य, फैशन, टेक्नोलॉजी। इंटरेक्टिव, पाठक कमेंट पढ़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, नए नए लेख समय पर जोड़े जाते हैं। अब इसका महत्व क्या है, ब्लॉग लेखन का महत्व। सबसे पहले जो भी आपके पास ज्ञान है, जानकारी है, वो आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत ब्रांडिंग, ब्लॉग से आप अपने लोगों आपको एक्सपर्ट के रूप में दिखा सकते हैं। तीसरा, लेखन कौशल में सुधार, जब आप नियमित रूप से ब्लॉग लिखते हैं तो आपकी भाषा और लेखन की जो क्षमता है वो बेहतर होती है। संपर्क और नेटवर्क बढ़ाना, पाठक और अन्य ब्लॉगर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। फिर कमाई का साधन, ब्लॉग के माध्यम से विज्ञापन, परियोजन, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है। तो ये कुछ हो गए महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉग राइटिंग। अब इसकी प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है ब्लॉग राइटिंग की। सबसे पहले एक टॉपिक चूज़ कर लो कि किस टॉपिक पे आपको ब्लॉग लिखना है। एक विषय चूज़ करें, फिर विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक को पसंद आए, जिससे आपका ज्ञान हो। विषय ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे आपको कुछ पता ही नहीं हो। विषय ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो, जैसे यात्रा, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। शोध करें, मतलब उस विषय के बारे में रिसर्च करें। चुने हुए विषय पर जानकारी इकट्ठा करें, चाहे वो इंटरनेट से हो, किताबों से हो, लेख से हो या फिर अनुभव के डेटा से लें। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी आपने जानकारी ली है वो सही और परिणामित हो। ठीक है, रूपरेखा बनाएं। अब आउटलाइन बनाएं कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट्स क्या रखेंगे और कंक्लूजन में क्या देंगे, जिससे वो ब्लॉग पढ़ने के लिए अच्छा हो। उसके बाद लेखन कार्य करना, राइट करो। अब सरल और साफ भाषा में छोटे छोटे पैराग्राफ और सब हेडिंग्स में का इस्तेमाल कर उसको राइट करो, लिख दो ब्लॉग को। अब संपादन और सुधार, अब उसमें आपने लिख दिया, अब एक बार
लेख को दोबारा से पढ़ो और उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो उनको चेक करो, कुछ स्पेलिंग्स, कुछ ग्रामर या फिर जो स्टाइल है वो रॉन्ग है तो उसको सही करो। उसके बाद पब्लिशिंग, उस ब्लॉग को आपने लिख दिया, अब उसको प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दो। प्लेटफॉर्म जैसे कि वर्ड प्रेस, ब्लॉगर और मीडियम या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गई। उसके बाद प्रचार या साझा, अब प्रमोशन और शेयरिंग, ब्लॉग लिंक शेयर करें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर और ईमेल पे। फिर पाठकों से फीडबैक लें कि क्या क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि एक ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स से हम देखते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है, जल संकट एक गंभीर समस्या पे ब्लॉग है ये, ठीक है। जल हमारे जीवन का आधार है, बिना पानी के जीवन असंभव है। लेकिन आज दुनिया और भारत दोनों में जल संकट गंभीर समस्या बन चुका है। जल संकट का अर्थ, जल संकट का अर्थ है पानी की कमी या पानी का दूषित होना जिससे जीवन या खेती पर असर पड़ता है। अब इसके कारण सबसे पहले हमें लिखना है जल संकट, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका अर्थ, फिर उसके बाद उसके कारण, फिर उसके प्रभाव, और फिर उससे कैसे बच सकते हैं हम, समाधान, और फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके कारण बढ़ती जनसंख्या, जल प्रदूषण, अत्यधिक जल उपयोग, जलवायु परिवर्तन। उसके फिर प्रभाव क्या है, पीने के पानी की कमी, फसल सूखना, पानी के लिए संघर्ष, परिस्थिति और पर्यावरण। और उसके बचाव समाधान क्या क्या है, पानी बचाना, बारिश का पानी संचित करना, कृषि में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग, जल प्रदूषण, ठीक है। जल संकट हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम सावधानी से पानी इस्तेमाल करें और बचने का उपाय करें तो इसमें भविष्य में पानी की कमी से बचाया जा सकता है। तो ये पूरा ब्लॉग राइटिंग हो गया। एक सेकेंड, उसके बाद आता है हमारा डायरी लेखन। ब्लॉग राइटिंग के बाद हमारा आता है डायरी लेखन। कहाँ गया, हाँ, डायरी लेखन, ठीक है। डायरी लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने रोजाना के अनुभव, भावनाएं, विचार और घटनाएं लिखता है, रोजाना के, ठीक है। ब्लॉग लेखन तो फिर भी आप किसी टॉपिक पे लिखते हो, लेकिन ये रोजाना के लिए होता है। आप अपनी व्यक्तिगत किताब जिसमें आप अपनी बातें, अनुभव लिखते हैं। और ब्लॉग राइटिंग होता है डिजिटल के लिए, ऑनलाइन डायरी, और इसको बोलते हैं डायरी, ठीक है। आज स्कूल में क्या हुआ ये आपने अपनी डायरी में लिख दिया, आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी, आपके सुखी और दुखी के पल, वो सब लिख दिया। डायरी का स्वरूप, अब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डायरी का स्वरूप बहुत सरल है। पहले सबसे पहले आप डेट लिख दो कि आज क्या तारीख है, उसके बाद किस दिन लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद लिख दो प्रिय डायरी, डियर डायरी लिखा जाता है। फिर आप बता दो कि क्या क्या हुआ था, घटनाएं, अनुभव और भावनाएं। फिर उसके बाद आपका, आपकी, जैसे आपका मित्र पूजा, सॉरी आपकी मित्र पूजा, ऐसे लिख दो लास्ट में। तो ये डायरी राइटिंग हो गई। तो इसमें सबसे पहले आपको उसमें दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है। फिर उसके बाद आपको लिखना है पीरियड डायरी, डियर डायरी, और फिर उसमें घटनाएं, अनुभव या फिर भावनाएं, और फिर उसको एंड कर दो आपका, आपकी पूजा वगैरह करके जो नाम है वो लिख के। फिर है डायरी राइटिंग का महत्व, यादें रोजा संजोना, मतलब हम कुछ भी लिखते हैं या फिर हमने कोई भी अचीवमेंट की, हम उसको अगर दोबारा से पढ़ेंगे कभी तो हमें अपनी यादें सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, भावनाओं को व्यक्त करना, खुशी, दुखी, डर, प्यार, सब डायरी में लिखा जाता है। लेखन क्षमता बढ़ाता है, रोज़ लिखने से भाषा और शब्दों को समझ बढ़ती है। समय प्रबंधन, दिन की घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने से अनुशासन आता है। आत्म सलेक्शन, हम दोबारा से अपनी डायरी पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हमने पहले क्या गलतियाँ की थी, अब क्या क्या सुधारी हैं, तो हम दोबारा से वो गलतियाँ करने को अवॉइड करेंगे। तो इसलिए डायरी राइटिंग थोड़ा और माना जाता है कि हमें लिखना चाहिए डायरी राइटिंग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई टीचर हो, कुछ भी हो, उनको लिखना चाहिए। डायरी लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, अब सबसे पहले ये है कि डायरी लेखन की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, सही समय चुनें, दिन के अंत में या सुबह, जब दिन भर की घटनाएं याद हों जब लिखें, ठीक है। दिनांक और सार्थक लिखें, तारीख लिखें, पीरियड डायरी, मुख्य और अनुभव भाव लिखें, दिन में क्या घटनाएं हुई थी, क्या सीख मिली, मजा या दुख लिखें। सरल और स्पष्ट भाषा में लिखें, छोटे वाक्य, सरल भाषा और भावनाओं के साथ। समापन करें कि आपका नाम, कोई छोटा संदेश लेकर समीक्षा करें, लिखे हुए को पढ़ें और ज़रूरी सुधार करें, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ डायरी राइटिंग। सो इसमें सारे टॉपिक्स कर लिए, सारा वन शॉट। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, दैट्स ऑल अबाउट इट।